हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्त, आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आपके पास मिल सके, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्त, जब भी आप मेरे वीडियो को देखिए तो एक कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करने से हमको पता चलता है कि आप मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं और उससे हमको यह हौसला मिलता है कि नहीं, मेरा वीडियो को देखा जा रहा है। तो आप लाइक और कमेंट जरूर करें। और आज हम आपके लिए आ गए हैं लेकर क्लास 12 का प्रोबेबिलिटी का बहुत दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस पॉइंट का नाम है इंडिपेंडेंट इवेंट और बेस थ्योरम। इसके पहले वाले वीडियो में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पर डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इंडिपेंडेंट इवेंट और बेस थ्योरम। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इसका हम क्वेश्चन करवा सकते थे, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है एक फॉर्मूला बेस ही नहीं बल्कि इसमें अपना कुछ लॉजिक भी लगाना पड़ता है। आप जितना अच्छा अपना लॉजिक को लगाइएगा आप क्वेश्चन को उतना ही अच्छा बना सकते हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, और इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लिखा हुआ भी है। तो चलिए उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आ गए हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। अब देखिए, इंडिपेंडेंट इवेंट कहते किसको है? इंडिपेंडेंट इवेंट ऐसा हमारे पास दो इवेंट होना चाहिए जो एक को होने पर दूसरा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा हो, या दूसरे को होने पर पहला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा हो, तो इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया कि अगर एक इवेंट हो रहा है तो उसका इफेक्ट दूसरे पर पड़ रहा हो तो डिपेंडेंट हो गया। अगर दूसरे पर पड़ रहा है तो डिपेंडेंट हो गया। तो हमको यहां डिस्कस करना है इंडिपेंडेंट इवेंट। इसका मतलब हो गया कि अगर एक घटना हो रहा है, एक इवेंट हो रहा है, तो उसका इफेक्ट दूसरे पे नहीं पड़े। तो भाई फिर ऐसा क्या होगा? सपोज हम दो कॉइन लेते हैं। अगर दो कॉइन को टॉस करते हैं तो पहले पे हेड आएगा और दूसरे पे भी हेड आएगा। तो यहां पहले पर जो हेड आया और दूसरे पर हेड आया, तो पहले पर हेड आने का प्रोबेबिलिटी या हेड आने का इवेंट दूसरे से उसको कोई मतलब नहीं है, या दूसरे पर हेड आया तो पहले से उसको कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह का जब हमारा इवेंट फॉलो होता है क्वेश्चन में, या इवेंट इस तरह का फॉलो हो रहा है, तो उस तरह के इवेंट को हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट कहने का मतलब हो गया कि एक इवेंट अगर हमारा हो रहा है, एक इवेंट अकर हो रहा है, तो दूसरे पर कोई इफेक्ट ना पड़े, या फिर दूसरा इवेंट हो रहा है तो जो पहले हो गया है उस पर इफेक्ट नहीं पड़े। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। इसके कुछ प्रॉपर्टी है, चलिए देखते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट, हम यहां पे दो इवेंट ले लिए, ठीक है। E and F are two events such that the probability of occurrence of one of them is not affected by occurrence of the other. Such event are called independent event. कहने का मतलब हो गया कि हम E और F दो इवेंट लिए हुआ इस प्रकार का इवेंट है कि जब इसका हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे एक का, तो दूसरे पर कोई इफेक्ट ना पड़े, और इस तरह के इवेंट को हम इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। जैसे हम आपको सिखाया अभी, क्या सिखा दिए कि अगर हम दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं, टॉस करने पर पहले पर टेल आए और दूसरे पर हेड आए, तो पहले पर टेल आने का मतलब दूसरे पर हेड आ रहा है, तो पहले पर टेल आने का मतलब दूसरे के हेड से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है। और इंडिपेंडेंट इवेंट विद रिप्लेसमेंट पे होता है। कभी भी अगर दो इवेंट अकर हो रहा है और वे हमेशा विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट पर नहीं होता है। जैसे सपोज एक अर्न लिए, एक अर्न लेने के बाद उसमें ब्लैक और ब्लू बॉल डाला हुआ है। अब पहला ब्लैक बॉल हम निकाल लिए, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। पहले हम ब्लैक बॉल निकाल लिए, निकालने के बाद पुनः डाल दिए, फिर हम निकाल रहे हैं ब्लू बॉल, या फिर पुनः ब्लैक बॉल ही निकाल रहे हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? क्योंकि पुनः तो हम डाल दिए, तो पहले वाला से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमको। तो इस तरह के इवेंट को हम इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया होगा। फिर से समझाते हैं। एक अर्न लिए, एक घड़ा में हम 5 ब्लैक और 6 ब्लू बॉल डाल दिए। हम क्या किए, रेंडमली एक ब्लैक बॉल निकाले, निकालने के पुनः उसके बाद डाल दिए उसमें हम विद रिप्लेसमेंट, रिप्लेस कर दिए।
अब रिप्लेस करने के बाद पुनः फिर हमसे पूछा जाएगा कि बताइए कि ब्लैक होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो पहले वाले से कोई इफेक्ट नहीं। पुनः अगर पहली बार अगर 5/11 आया है तो दूसरी बार भी निकालेंगे तो 5/11, क्योंकि पुनः उसको हम डाल दिए। तो आपको याद रखना होगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट कभी भी जब भी मेरा काम करता है तो विद रिप्लेसमेंट पे काम करता है। किस पे? विद रिप्लेसमेंट। चलिए कुछ और इसके बाद हम यहाँ पर जो ब्लैंक दिख रहे हैं यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल लेंगे जो दिखाएंगे इंडिपेंडेंट करके। एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए। टू इवेंट ई एंड एफ आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। अगर हम दो इवेंट लेते हैं और वह इंडिपेंडेंट है तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है? फर्स्ट कंडीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हिच हैज बीन अकर ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। कहो कि ऐसा घटना होगा। ठीक है, अभी हम कह भी रहे हैं कि अगर एक बॉल निकाल लिए पुनः उसको रिप्लेस करके फिर दूसरा बॉल निकाले तो पुनः हमको ब्लैक के ही इक्वल हमारा आ जाएगा। हम इसको दिखाएंगे, बना करके भी दिखाएंगे। ठीक है, पहले इसको समझ जाइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हिच हैज बीन अकर, अगर मान लीजिए कि हमको ई का प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है जो कि ए पे हो चुका, तो वह इक्वल आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के। तो हम कहेंगे कि दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, या फिर ई एंड एफ हमारे पास दो इवेंट है और ई डैश एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। ई डैश निकालेंगे या फिर एफ, दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएगा। या ई एंड एफ डैश भी इंडिपेंडेंट हो गया, या ई डैश एंड एफ डैश भी इंडिपेंडेंट होगा अगर पहले से इवेंट इंडिपेंडेंट है तब। ठीक है, इसके बाद बाय मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ द प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लीकेशन रूल में इसके पीछे वाला वीडियो आप देखिएगा। मल्टीप्लीकेशन रूल में हम पढ़ाए हैं आपको क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ, जहां पे बोथ का कंडीशन हमारा मिलता है तो पहले हम क्या करते थे, ई एक इवेंट को होने का बताते थे। जैसे ई इवेंट हो गया तो अगला बार में कौन होगा, दोनों को हमको बताना है। तो ई हो गया तो अगला बार में एफ होगा, और जब एफ होगा तो उसके पहले ई हो गया, तो यहाँ कंडीशनल लगेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई। ठीक है, ई भी कंडीशन। अच्छा, इसी को और थोड़ा सा देखते हैं मॉडरेट करके। ठीक है, अगर हम ये निकालना चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ, ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, अगर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हिच हैज बीन अकर ई इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हम निकाले हैं। इसका मतलब है कि अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो जब इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई डॉट मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये भी कंडीशन हमारा इंडिपेंडेंट में हो जाएगा। इंडिपेंडेंट होने के लिए ये भी मेरा कंडीशन है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के अगर इक्विवेलेंट आ गया तो कह देंगे कि ई एंड एफ इंडिपेंडेंट है। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना, क्योंकि आपके एग्जाम में इंडिपेंडेंट से हर साल भी क्वेश्चन मिलता है, इस बार भी हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, इसलिए इस पॉइंट को बहुत अच्छा से समझ लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो हम लिखे हैं, टू इवेंट ई एंड एफ से टू बी डिपेंडेंट इफ नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, इफ नॉट इंडिपेंडेंट, अगर हमको दो इवेंट अगर डिपेंडेंट है इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं है, या इंडिपेंडेंट नहीं है तो डिपेंडेंट है। क्लियर, तब कंडीशन क्या होगा, तो ई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको हम सिखाएंगे इंडिपेंडेंट होने के लिए। तो एक बुक का क्वेश्चन उठाते हैं और उसमें हम आपको इंडिपेंडेंट का कंडीशन दिखाते हैं कि इंडिपेंडेंट हमारा कैसे होगा। देखिए ये क्वेश्चन लिख दिए, यहां पे हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, पूरा चीज आपके पास है। ए डाई इज थ्रोन, एक डाई को फेंका गया। जैसे ही एक डाई को फेंका गया सबसे पहले दिमाग लगाइए कि इसका सिंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। क्लियर, इफ E इज द इवेंट नंबर ऑफ अपेयरिंग इन मल्टीपल ऑफ 3, एक हम इवेंट E लिए जिसमें 3 का मल्टीपल आना है, मतलब 3 और 6 ही आएगा, और तो कुछ आ नहीं सकता है। F भी द इवेंट नंबर, और F इवेंट है जो इवेंट नंबर है 2 4 6, ये आ गया है। अब कह रहा है कि ये और इफ को इंडिपेंडेंट दिखाइए हमको, सारा व्यवस्था यहां दिया हुआ है आपको। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर हम E निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा बाबू, 2/6 1/3,
प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा 3/6 1/2। ठीक है, अब यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, तो जो कॉमन होगा, कॉमन क्या मिल रहा है जी 6, एक एक एलिमेंट है, नंबर ऑफ 6। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो 1/6 इसका प्रोबेबिलिटी होगा। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये इसका प्रोबेबिलिटी 1/6, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 मल्टीप्लाई 1/2 1/6, मतलब हेंस ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ई और एफ हमारा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएगा। अगर हम ये चीज को देखना चाहे, ध्यान दीजिए, हम ये भी बताए थे कि अगर आप बोलो कि सर यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विच हैज बीन अकर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के इक्विवेलेंट आपको आना चाहिए, ये भी इंडिपेंडेंट का कंडीशन है। तो अगर हम यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विच हैज बीन अकर एफ निकालते हैं तो क्या मिलेगा, तो प्रोबेबिलिटी पहले इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन में क्या है 1, और एफ का प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा बोलिए, एफ में क्या है 1 2 3। तो अगर हम इसको यहां पे ये भी हम कहना चाहेंगे 1 2 3, तो 1/3 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट सिखाए हम निकालने के लिए, और नहीं तो प्रोबेबिलिटी करके देखिए आपका वैल्यू आने वाला है वही। ठीक है, तो यहां से हम अगर हम ये चीज को हम कहें तो ये किसके इक्विवेलेंट आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विच हैज बीन अकर एफ इज इक्वल टू ये 1/3, देखो 1/3 किसके इक्विवेलेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विच हैज बीन अकर एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ गया, तो भी हम कह देंगे कि ये इंडिपेंडेंट है। अगर या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विच हैज बीन अकर ई, इसको निकालिए, तो पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे जी। इंटरसेक्शन एफ में कितना एलिमेंट है जी 1, और ई में कितना टोटल एलिमेंट है, तो ई में देख लीजिए 1 2 2 1/2, 1/2 प्रोबेबिलिटी किसका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये भी कंडीशन को दिखाकर आप इंडिपेंडेंट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा फुल कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंट इवेंट पर हो गया। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और इंडिपेंडेंट इवेंट से हम क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हम चलेंगे बेस थ्योरम पे। देखिए ये क्वेश्चन, एक इंडिपेंडेंट इवेंट से भी एक क्वेश्चन हम लोग ले लिए। A unbiased die are thrown, an unbiased die thrown twice, एक पासा को 2 बार फेंका जा रहा है। इसका मतलब कि हमको एक पासा में 1 2 3 4 5 6 ये होता है, और इसी को 2 बार, तो इससे हम सैंपल स्पेस इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट कराकर लिख लेते हैं। अब देखिए यहां पे नंबर ऑफ एस हमारा टोटल कितना हो जाएगा 36। अब क्वेश्चन क्या करा कि लेट इवेंट ए, एक हमारे पास इवेंट ए बी द ऑड नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो, तो इससे जो हमारा 36 बनेगा, सैंपल स्पेस हमारा 36 हो गया, और इवेंट ए हमारा क्या है, इवेंट ए बी ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, तो हमारे पास टोटल 36 सैंपल स्पेस बनेगा जिसमें ऑड नंबर, तो देखिए यहां ऑड नंबर कितना है 1 2 3, ये ऑड नंबर है। इसका मतलब एक ठो नंबर 6 बार रिपीट होगा, तो 3 ठो है, तो यहां पे नंबर ऑफ इवेंट ई, नंबर ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे फिर इसके बाद नंबर ऑफ इवेंट बी निकालेंगे, तो नंबर ऑफ इवेंट बी कह रहा है क्या कि बी इज द इवेंट ऑड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो, फिर कह रहा है कि ऑड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो। सेकंड थ्रो पर भी हमारा ऑड नंबर क्या होगा, तो सेकंड थ्रो पर भी अगर फर्स्ट में 1 2 3 आएगा तो लास्ट वाला में भी 1 2 3 आएगा, क्योंकि 36 बनेगा 1 1, देख लो ऐसे इस तरह से 6 6, ये भी हमारा क्या हो गया 18 हो गया। अगर हम इसका नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकालेंगे तो 18/36 क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी 18/36 क्या आ जाएगा 1/2, ये हमारा निकल के आ गया। अब हमको यहां पे क्या कर रहा है
कि चेक वेदर इंडिपेंडेंस ऑफ द इवेंट, मतलब इवेंट ए और इवेंट बी को इंडिपेंडेंट हमको शो कराना है। मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये कंडीशन हमारा होना चाहिए। अब यहां से देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, तो अब यहां पे हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे जो इवेंट दोनों के साथ हमारा कॉमन बन रहा हो, ठीक है। अब उस तरह से हमारा कॉमन इवेंट कितना हो जाएगा, इन दोनों में हमारा कॉमन इवेंट जो हमारा होने वाला है वो हमारा कॉमन इवेंट हमारा कितना बनेगा। तो अब यहां पर देखिए जब हम 36 बनाएंगे तो पहले बोला कि फर्स्ट रो पर इवेंट आना चाहिए, मतलब कि 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 इवन आ गया। इसके बाद 2 वाला पे भी बने, 3 पर बनेगा तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इसके बाद हमारा 5 पर भी बनेगा तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। देखो ये हमारा 18 बन गया। अब ये भी कह रहा है कि ये भी हमको बताइए कि ऐसा कितना नंबर हो जाएगा जिसमें सेकंड थ्रो में भी ऑड, तो सेकंड थ्रो में भी हमारा ऑड आने का, मान के चलिए कि 1 1 वाला अगर हम पूरा 1 1 वाला 6 को बनेगा, फिर इधर से 6 को, फिर इधर से, तो भी 18। अब इसके बीच में हमको कॉमन दिखाना है, क्या क्या हमारा कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो कॉमन होने वाला जो टर्म होगा ये हमारा जो होगा, देख लीजिए कौन कौन सा टर्म, ये कॉमन नहीं होगा क्योंकि हमारा ये ऑड नहीं है, ठीक है। ये कॉमन नहीं होगा, ये कॉमन नहीं होगा, इसका मतलब कि 6 6 6, ठीक है। यहां से जब हमारा कॉमन पार्ट को जब हम निकालेंगे तो कॉमन इतना ही में से बनना है, तो 3 6 9, मतलब कि इंटरसेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 9/36 कितना आ जाएगा जी, 1/4। और हम यहां से पी ए मल्टीप्लाई अगर हम पी बी कहते हैं तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू 1/4। तो यहां से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बी, हम सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम निकाल लिए, ठीक है। तो हमारा यही कंडीशन इंडिपेंडेंट का होता है। तो हम यहां लिख देंगे हेंस ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। ये हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट का कंडीशन, बात यहां पे समझना था। अगर कॉमन, तो मान के चलिए कि अगर हमको कॉमन में मिलाना है तो इसी से हमारा कॉमन मिलेगा, ठीक है। सेकंड पे हमारा ऑड कहा है तो वो कैसे बनेगा 18 को, तो ऑड में देखो 6 गो इसका बन जाएगा, 6 गो इसका बन जाएगा, 6 ठो इसका, 6 18। अब उसमें हमको कॉमन निकालना है, तो कॉमन तो पहला इवेंट ए इतना है, इवेंट बी वो बना, तो कॉमन देखो ये पार्ट नहीं हो सकता, ये पार्ट नहीं, तो इसी में से कॉमन निकालना है। तो कॉमन यही देखो 3 3 6 3 9 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इंडिपेंडेंट इवेंट का कंडीशन को देख लिए, क्वेश्चन को भी देख लिए। अब जो हम देखने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है बेस थ्योरम, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्योरम भी बोलते हैं बेस थ्योरम। और बेस थ्योरम के कॉन्सेप्ट को बहुत विदाउट फार्मूला हम आपको बना के दिखाएंगे कि बिना फार्मूला लगाए, मतलब कि प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है कि नंबर ऑफ आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यही तो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है कि n इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट n इज इक्वल टू ns, ठीक है। उसी का कॉन्सेप्ट को लेकर हम बना देंगे, उसमें एक ट्री डायग्राम बनाएंगे और आराम से उसको हम कर लेंगे। तो अब देखते हैं हम लोग बेस, देखिए अब बेस थ्योरम, और ये आपका इंटरमीडिएट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब कि ये बीबीआई पॉइंट हो गया, बार बार आने वाला क्वेश्चन, ठीक है। और यह जो है जिसको आप एमआई क्वेश्चन भी कहिए, मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। बेस थ्योरम, इफ E1 E2 E3 आर ए नॉन इम्पैटी इवेंट, मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ इवेंट होना चाहिए नॉन इम्पैटी,
which constitute a partition of sample spaces that each E1 E2 En are pairwise disjoint and E1 enters union E2 union dot union En is equal to S, मतलब sample space and A is any event of non-zero probability, then probability of EI which has been occur A is equal to something. अब ये जो चीज आप बेस थ्योरम का देख रहे हैं काफी डिफिकल्ट चीज है, काफी डिफिकल्ट फार्मूला भी है, या तो आप रट जाइए, यहां समेशन भी है, मतलब कि ऐसा 2-3 हो सकता है, सम के फॉर्म में 2-3 ऐसा हो सकता है। अब ये जो हम बताने वाले हैं ये साफा इस कॉन्सेप्ट से हटकर बताने वाले हैं, काम बेस थ्योरम का ही होगा और काम डिफरेंशियल ऑफ प्रोबेबिलिटी का होगा। एकदम आराम से कोई भी प्रॉब्लम आपको बनेगा, सबसे पहले आपको समझना होगा कि अब बेस थ्योरम से क्वेश्चन आता भी है। 2020 में जैकपॉट में कैसा क्वेश्चन आया था वो भी क्वेश्चन पर हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले क्या है कि इस चीज को अभी हम ओमिट कर रहे हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं और वो बेस ऑन बेस थ्योरम रहेगा, बेस थ्योरम के ही बेस पर आएगा और उसको हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद उसी के क्वेश्चन का ही हेल्प से इस फार्मूला को बना देंगे, ठीक है। आप इस फार्मूला को देख लीजिए, काम वही होगा। तो अब चलते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है बेस थ्योरम से, और लिखते हैं सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया से समझना है, एकदम साफ साफ क्वेश्चन लिखा हुआ है और एग्जामिनेशन के दृष्टि से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन किसी भी एग्जाम में आता है, चाहे वो एनडीए एयरफोर्स नेवी हो, ठीक है, और उसको कैसे आराम से वहां पे बच्चे कर लेते हैं। देखो काम होगा क्या, यहां ये एक्सटेंशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही एक्सटेंशन है। क्वेश्चन को पहले पढ़ देते हैं। बैग फर्स्ट कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। 2 बैग हमारे पास है, फर्स्ट बैग में 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल है, और while another bag 2 जिसमें 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, बिना जाने पहचाने एक बॉल को निकाला जा रहा है फ्रॉम द बैग्स, उस बैग में से, ठीक है। एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, और यह पाया गया, ये भी बहुत लाइन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, इट इज फाउंड टू बी रेड, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकेंड। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि हम जो बॉल निकाले हो बैग 2 ही से निकाले, हमको तो दोनों में से कोई बैग से, बैग्स दोनों में से कोई बैग से निकाला गया है एट रैंडम। तो कह रहा कि क्या जो कि निकला रेड, विच हैज बीन अकर क्या है, रेड, विच हैज बीन अकर क्या है, जो काम पहले हो गया वो रेड है। तब पूछा जाएगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि बैग 2 ही से निकाला गया हो। क्वेश्चन जब इस तरह का होगा समझ जाएंगे कि बेस थ्योरम अप्लाई होगा। अब बेस थ्योरम अप्लाई करने का कंडीशन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले बैग चुनेंगे, सबसे पहले बैग को चुनेंगे। तो उसका इवेंट बनाइए, सपोज ई एक इवेंट ले लिए हम, ठीक है। यहां से E1 एक इवेंट लिए, आओ चूज एन बॉल फ्रॉम बैग फर्स्ट। एक E2 इवेंट ले लिए, चूज एन बॉल फ्रॉम बैग 2। अब देखो बात ऐसा है कि हमको 2 इवेंट यहां हुआ, एक और इवेंट जिसका नाम हम ए बोल देते हैं। ये ए क्या है, तो इट फाउंड टू बी रेड, ठीक है। इट क्योंकि यहां पे एक जो है हमारा जो मिला है, इट फाउंड टू बी रेड, रेड होने का इवेंट को हम क्या ले लिए, ठीक है, ए, क्लियर। अब मेरे पास 2 बैग है, एक बैग ये है, एक बैग यहां है, बैग फर्स्ट बैग सेकेंड। इसमें 3 रेड है, बहुत बढ़िया समझना होगा। इसमें 4 ब्लैक है, बी फॉर ब्लैक।
इसके बाद इसमें 5 रेड है और इसमें 6 ब्लैक है। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले 2 बैग में से एक बैग को चुनने का तरीका कितना होगा? मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगा? कहो कि सर 1/2 होगा। और क्या होगा? 2 बैग में से एगो बैग चुनना है, 2 बैग दिया है, एगो बैग होने का प्रोबेबिलिटी 1/2। अगर यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी पूछा जाए तो 1/2। अगर मान लिया जाए कि हमारे पास 2 बैग है, दोनों बैग में से हमको क्या करना है कि एक बैग को चुनना है, तो इस दोनों बैग में से चुनने का लिए 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये निकल गया। अब यहां पे पूछा क्या है? अब आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए कि बैग सेलेक्ट कर लिया, अब कह रहा है कि इट इज फाउंड टू बी रेड, यह रेड हुआ। रैंडमली दोनों में से किसी बैग में से बॉल निकाला जा रहा है। हमको थोड़े पता है कि किस में से। अगर पहला बैग से बॉल को निकाला गया होगा तो टू बी रेड। ठीक है, तो ये रेड होने का पॉसिबिलिटी क्या होगा? तो यहां से रेड होने का पॉसिबिलिटी आप बता दिए 3/7 होगा। यहां से रेड होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो 5/6 होगा। निकल गया रेड। अच्छा, दोनों बैग से रेड निकालने का प्रोबेबिलिटी निकाल लिए। ठीक है, दोनों बैग से रेड होने का प्रोबेबिलिटी निकाल लिए। ठीक है, अगर फर्स्ट बैग से अगर हमको पूछा जाएगा कि बताइए फर्स्ट बैग से हमारा जो रेड होने का प्रोबेबिलिटी है वो कितना होगा? ठीक है, तो हमारा 3/7। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड का मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हिच हैज बीन अकर इवन। देखो कि बैग पहले सेलेक्ट हो चुका है, पहले बैग सेलेक्ट किए, इवन बैग को सेलेक्ट किए, मतलब वो घटना हो गया। इसके बाद पूछा जा रहा है कि रेड होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 3/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फ्रॉम बैग 2, दूसरा बैग से अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? कंडीशनल लगेगा, क्योंकि रेड यहां समझने वाला बात है, बैग पहले चुन चुके हैं। 5/11 ये निकाल लिए। अब हमको क्या करना है? अब पूछा जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। इसका मतलब कि एक घटना पहले ही हो गया कि रेड हुआ है, इट इज फाउंड टू बी रेड, ये मिल चुका है। अब पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कि जो लाल निकला वो बैग 2 ही से निकला है, तो बैग 2 के लिए क्या मान है? E2/A। ये तो पूछ रहा है कि लाल हो गया है, E2 का बताइए। लग गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हम लगाएंगे, यही पूछा जा रहा है, यही तो पूछा जा रहा है। अब बताइए, तो हमको यहां पे हम पढ़ते क्या है कि जितना भी हमारा पॉसिबल आउटकम्स होता है, ठीक है, पॉसिबल आउटकम अब बाय टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यही चीज को तो हम लिखते हैं। क्लियर? अब देखिए, अब यहां से हम क्या करेंगे? तो अब यही चीज हमको निकालना है, यही व्हाट हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हिच हैज बीन अकर A। इसका मतलब है कि हम अगर E2 से अगर दूसरे बैग से अगर हम बॉल निकाल रहे हैं, तो दूसरे बैग से बॉल निकालने का हमारा प्रोबेबिलिटी क्या है? तो दूसरे बैग से बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी E2 1/2 है। ठीक है, यहां से हमको निकल गया 1/2 है। अब यहां से 1/2 है, E2 का देख लीजिए 1/2, तो 1/2 यहां से पहले बैग सेलेक्ट किए, बैग सेलेक्ट हो गया। इसके बाद उसमें रेड होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 मल्टीप्लाई रेड होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 5/11। दूसरा बैग में रेड होने का 5/11 बाय टोटल नंबर ऑफ। इसका मतलब कि यहां तो ये हम निकालना है दूसरा बैग से, और यहां टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल, पहले बैग सेलेक्ट करो, पहला बैग सेलेक्ट किया 1/2, इसमें रेड होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 3/7 प्लस, या तो फिर दूसरा से निकला होगा, तो यहां का कंडीशन में हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं, एंड में मल्टीप्लाई। या फिर अगर दूसरा बैग से निकला होगा तो 1/2, बैग को सेलेक्ट किए, रेड होने का प्रोबेबिलिटी 5/11। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे। अब सॉल्व कीजिए, क्या कंडीशन आ रहा है? देखिए, यहां आ जाएगा 5/22,
डिवाइडेड बाई, यहां आ जाएगा 3/21 प्लस 21 14, 5/22। ये कंडीशन हमारे पास आ गया। अब यहां से क्या है, 5/22 को छोड़ दीजिए, एलसीएम लो बाबू। 22 और 14 का एलसीएम निकालेंगे। 22 और 14 का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम मेरा आना चाहिए 2 से 7 11 है। तो देख लो 11 से 77 154। अभी कट जाएगा कितना बार में, तो ये हमारा कट जाएगा 11 बार में। 11 से 33 प्लस ये कितना बार में कटेगा, 7 7 5 35। ठीक है, अब इसको लिखेंगे 5/22 मल्टीप्लाई 154/68 68। ये कट जाएगा 7 बार में, 7 14 35/68। प्रोबेबिलिटी निकाल के कितना आ गया, 35/68। ये हमारा आंसर हो गया। चलो ठीक, अब बेस थ्योरम का फार्मूला लिखते हैं। यहीं पे लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई A इज इक्वल टू, तो पहले बैक सेलेक्ट किए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। देख लो पहले दूसरा बैक सेलेक्ट किए हैं, दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 बाई, काम कई बार हुआ है, 2 गो बैग, 3 गो बैग रहता तो 3 गो लिखा था। इसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले बैग पहला सेलेक्ट किए E1 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस फिर बैग दूसरा सेलेक्ट किए तो 1/2 लिखे मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2। यही फार्मूला हो गया। तो क्वेश्चन से ही हम लोग फार्मूला को निकाल के लेके आ गए। कोई भी बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट कैसे बनाना है, सबसे पहले बैग दिया होता है बैग सेलेक्ट करो, जो पूछ रहा है उसका प्रोबेबिलिटी निकालो। तो जो पूछ रहा है बैग सेलेक्ट किए उसमें रेड होने का प्रोबेबिलिटी, तो रेड होने का प्रोबेबिलिटी 3/7। इसका मतलब पहले वो काम हो चुका है, इसके बाद दूसरा पूछा जा रहा है। पहले हमने बैग सेलेक्ट किया, इसके बाद रेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हम यहां से तुरंत निकाल देंगे कि A बाई E1। यही तो हमारा फॉर्मूला होता है, यही हमारा फॉर्मूला होता है। आप बुक में भी देखिएगा, अभी तो ऐसा लिखा हुआ रहता है, लेकिन ये चीज को हम निकाल कर दिखा दिए। तो आज प्रोबेबिलिटी का फुल कॉन्सेप्ट आपको जैक बोर्ड में जो पूछा जा रहा है, ये पॉइंट जो पूछा जा रहा था बेस थ्योरम और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसका दिए। बाकी और बोर्ड में भी पूछा जा रहा है, बाकी और इस पे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बेस थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को लेके आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है मेरा। इंडिपेंडेंट इवेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम। ऐसे रैंडम वेरिएबल भी है हमारा, रैंडम वेरिएबल है। इसके बाद बर्नौली थ्योरम भी है, इससे भी हमारा क्वेश्चन बोर्ड में आते रहते हैं। तो पहले इस पे हम क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज तक के लिए वीडियो इतना ही, और आप वीडियो के साथ बने रहिए और जमकर क्वेश्चन चाहे RS अग्रवाल, NCERT, RD शर्मा को खोलिए और बेस थ्योरम का क्वेश्चन रगड़ कर बनाइए। थैंक यू दोस्तों।